गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है फरवरी 9 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी। रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ये पे लेके आया हूँ। एक बार देख लेते हैं ब्रीफली आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेटिंग एजेंसीज के बारे में और इंडिया के बारे में। देखिए अभी अभी हम लोगों ने अपना बजट पेश किया है ना, तो उसको लेके पूरी दुनिया की नज़र एक्चुअली इंडिया के बजट के ऊपर रहती है कि इंडिया किस तरह से आने वाले साल में रिवेन्यू को मैनेज करेगा, अपनी इनकम को मैनेज करेगा, एक्सपेंडिचर को मैनेज करेगा और किस तरह से इंडिया फिस्कल कंसोलिडेशन करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है, यहाँ पे हमारा जो लाइक स्कीम्स वगैरह होती हैं, जो सरकार एक्सपेंडिचर करती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जाती है। उसके बारे में ही बात करेंगे कि इंडिया के बजट में जो चीज़ें पेश की गई हैं उसमें रेटिंग एजेंसीज का क्या कहना है और इंडिया ने उसके ऊपर किस तरह से रिस्पोंड किया है। पहला टॉपिक ये रहेगा। अच्छा टॉपिक है, देख लेना। इकोनॉमी का टॉपिक है लेकिन फिर भी करना ज़रूरी है हमारे लिए। ओके, अगला जो टॉपिक है वो है रिलीजियस कन्वर्जन लॉ हरियाणा में पास होने वाला है। अभी तक हुआ नहीं है लेकिन ड्राफ्ट बिल पेश हो गया है तो कभी भी पास हो सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वैसे तो कोई खास टॉपिक ये है नहीं। हाँ, अगर कोर्ट इस पे कुछ बोलता है, कल को अगर ये कोर्ट में केस जाता है तब ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओबीसी कोटा इन लोकल बॉडीज़, इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी लंबे समय से इशू चल ही रहा है। लोकल बॉडी में इलेक्शंस को लेके सुप्रीम कोर्ट में बहुत समय से ये केस चल रहा है और कुछ कमीशंस वगैरह महाराष्ट्र की सरकार ने बनाए थे, उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट को पेश कर दिया है। तो महाराष्ट्र के अंदर ओबीसीज़ का स्टेटस क्या है, लोकल बॉडी में इनकी रिप्रेजेंटेशन का क्या पूरा मतलब बनता है और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है इस पूरे मामले में, उसको हम लोग देखेंगे फ्रॉम योर जीएस पेपर 2। अगला जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ द गवर्नर इन द लॉ मेकिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि नीट को लेके है। तमिलनाडु में इस समय काफ़ी हंगामा हो रहा है। तो नीट में जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ के जो गवर्नर हैं, और अभी मामला पहुँचेगा प्रेसिडेंट तक भी। तो ये जो पूरा लॉ मेकिंग प्रोसेस है ना, इसमें गवर्नर का क्या रोल होता है इसके बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पॉलिटी वाले सेक्शन से। वैसे तो लक्ष्मीकांत में सब कुछ दिया ही हुआ है लेकिन हम यहाँ पे भी इसको रिवाइज कर सकते हैं डेफिनेटली। और आई एम वेरी श्योर कि आपने लक्ष्मीकांत ऑलरेडी कवर कर ही लिया होगा, तो इसको बोलने में भी समझाने में कोई ज़्यादा दिक्कत आएगा नहीं मुझे। हाउ टू इम्प्रूव फार्मर्स इनकम, ये आज का एडिटोरियल सेक्शन है। एक्चुअली जो है इसका मैंने ये लिखा हुआ है ना, हाउ टू इम्प्रूव फार्मर्स इनकम, ये एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है और इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। बजट के बारे में चर्चा करेंगे कि एग्रीकल्चर में बजट का क्या रोल रहा है इस बार, कितना अलोकेशन वगैरह हमने किया है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और कुछ दूसरी कंट्री से कंपेयर भी करेंगे हम लोग इंडिया के एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो उसको जानेंगे। कुछ एमसीक्यू जो है पॉलिटी वाले सेक्शन से आज मैंने ऐड किए हैं आपके एग्जीक्यूटिव से, जिसमें गवर्नर और प्रेसिडेंट को लेके 5-6 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो उसको सभी में पार्टिसिपेट करें, आंसर देने की कोशिश करें। देन वी हैव फ्यू एडिशनल टॉपिक्स एज वेल, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है जी, चलिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ें बोलना चाहूँगा। पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि वीडियो को हमेशा लाइक किया करो। लाइक करने के बाद आगे देखो यार, ठीक है। इतना एफर्ट आपके लिए सुबह सुबह उठ के करते हैं तो लाइक तो बनता ही है। आपके लिए इतनी मेहनत होती है, आपकी मेहनत, खुद की मेहनत सेव हो जाती है क्योंकि पीडीएफ में इतना ज़बरदस्त कंटेंट आपको दिया जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारा कंटेंट आपका इकट्ठा हो जाएगा। यहीं से आप डायरेक्टली न्यूज़ को पढ़ सकते हो कि ज़्यादा जाने इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा, जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं 2022 के लिए सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, देखिए वैसे भी टेस्ट सीरीज के बिना तो आपका चारा है ही नहीं, कहीं ना कहीं तो आपको टेस्ट सीरीज करना ही पड़ेगा, है ना। तो क्यों ना आप हमारी टेस्ट सीरीज करें। आप हमें इतने समय से जानते हो, आप हमें जानते हो, हम हमें जानते हैं, हमारा तरीका क्या है वो सब आप चीज़ें जानते हो। इसीलिए हम लोगों ने अपने स्टूडेंट की डिमांड के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे प्लान की है। इसमें हम लोग 32 टेस्ट लेंगे, जिसमें, और ये टेस्ट इस तरह से है ना, यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट जो है वो सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, फिर हम लोग फुल लेंथ जो है जीएस टेस्ट भी लेंगे। सी सेट वाले टेस्ट भी आपके लिए इंक्लूड है। जो बच्चे सी सेट को लेकर थोड़ा सा डरे रहते हैं ना, उनके लिए भी सी सेट यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा रिवीजन टेस्ट भी है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपने पूरे टेस्ट दे दिए ना तो 3 से 4 बार आपका तो पूरा सिलेबस वैसे ही कवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग करंट अफेयर एंड इंक्लूडिंग योर एनसीईआरटी। तो आपकी पूरी तैयारी यहाँ से हो जाती है। तो कोई बच्चा जो 2022 के लिए सीरियस है, ज़रूर जाके इसको ज्वाइन करें। अगर आपको 1-to-1 सेशन चाहिए, मेंटरिंग सेशन, तो आपको वो भी मिल जाएगा। ग्रुप मेंटरिंग चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। देखिए गाइडेंस भी बहुत बार जो है आपकी तैयारी को ईजी बना देती है।
है ना। बहुत बार बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करने वाले होते हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, इसलिए वो कुछ भी पढ़ते रहते हैं अपनी मर्जी से। उन्हें पता ही नहीं है कि एग्जाम के लिए ये चीज़ पढ़ने की है कि नहीं है, किस तरह से पढ़ना चाहिए, आपका टाइम टेबल, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। तो मेंटरिंग सेशन में आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए उस पर क्लिक करिए, ज्वाइन कीजिए, और हम लोग सीधा मुलाकात करेंगे क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए तो पहला टॉपिक देख लेते हैं आज। रेटिंग फर्म्स हैव डबल स्टैंडर्ड्स। देखिए तो ये इंडिया ने बोला है कि रेटिंग फर्म्स की जो है डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड किसके लिए? डेवलपिंग कंट्री के लिए अलग डबल स्टैंडर्ड है और डेवलप्ड कंट्री के लिए अलग डबल स्टैंडर्ड है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंडिया में इस समय जो इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो है ना, डेट टू जीडीपी रेशियो दैट इज अराउंड 70%। ओके, लेकिन जापान का जो समय डेट टू जीडीपी रेशियो है ना भैया, वो 200-300% के लगभग चल रहा है, 250% के लगभग चल रहा है। समझ रहे हो इस बात को? उसके बावजूद भी जापान की रेटिंग ज़्यादा है, इंडिया की रेटिंग कम है। इसीलिए इंडिया ने कहा है कि ये जो रेटिंग एजेंसी हैं वो इंडिया के लिए डबल स्टैंडर्ड्स रखती हैं। मतलब सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। रेटिंग एजेंसी में जैसे एक दो का आपको मैं नाम बता देता हूँ। जैसे एक बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है मूडीज़। एक और बहुत बड़ी एजेंसी है जिसका नाम है S&P, है ना। बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं ये वर्ल्ड की। तो ये लोग क्या करते हैं, ये दुनिया भर की कंट्रीज़ को रेटिंग प्रोवाइड कराते हैं। रेटिंग इन द सेंस कि उनकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उसके बेसिस पे वो प्रोवाइड करवाते हैं। अब फाइनेंशियल हेल्थ का कैसे पता चलता है? फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है कि वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ कितना है, जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ उस कंट्री का फिजिकल डेफिसिट कितना है, फिजिकल डेफिसिट के साथ साथ उस कंट्री का जो है डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है। डेट का मतलब आप समझ रहे हो ना, डेट का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब होता है कर्जा, कि उस कंट्री में जितना जीडीपी प्रोड्यूस होता है, हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उस कमाई में से कितना ज़्यादा उसको अपने कर्जे के रूप में देना है और कितना उसको अपने लिए बचाना है। ये होता है डेट टू जीडीपी रेशो। तो डेट टू जीडीपी रेशो एग्जैक्टली ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल डेट ऑफ द कंट्री एंड टोटल जीडीपी ऑफ द कंट्री। तो दोनों का रेशो होता है, इसे कहते हैं डेट टू जीडीपी। ठीक है, अ कंट्री विद अ हाई डेट टू जीडीपी रेशो टिपिकली हैज़ ट्रबल पेइंग ऑफ द एक्सटर्नल डेट, है ना। जैसे मान लो इंडिया ने अमेरिका से, यूके से, किसी भी कंट्री से बहुत सारा लोन लिया होगा। अगर इंडिया का डेट टू जीडीपी ज़्यादा होगा तो भैया हमारा सारा पैसा तो लोन चुकाने में ही चला जाएगा। अरे अपने खर्चे के लिए क्या बचाएंगे? तो अगर किसी भी कंट्री का डेट टू जीडीपी बहुत ज़्यादा होता है, उससे यही पता चलता है कि वो कंट्री अपने एक्सटर्नल डेट को नहीं चुका पाएगी। तो मान लो हम लोगों को अमेरिका का जो डेट चुकाना है, तो उसके लिए हम लोग यूके से लोन लेंगे। यूके का चुकाना है तो अमेरिका से लेंगे, कोरिया से लेंगे, जापान से लेंगे। तो इसीलिए जो डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे ये पता चलता है कि उस कंट्री का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, वो अनस्टेबल है और उसकी रेटिंग डाउन हो जाती है। और जब रेटिंग डाउन होती है तो उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट आना भी कम हो जाता है। इसीलिए ये रेटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए अगर अपने अब जीडीपी को अगर थोड़ा सा हम लोग तोड़ें, ये टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया था मैंने एज इट इज़। तो वहाँ पे देखिए ये दिखाया गया है कि इंडिया का जो टोटल जेट डेट है वो इस समय कितना है, 60.5% है। हालांकि इससे ज़्यादा भी है, बहुत सारे आंकड़े ऐसे भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें जो है पब्लिक डेट हमारे पास जो है दैट इज़ 52% पब्लिक डेट, है ना। एक्सटर्नल डेट जो है वो हमारा 3.5% है। इंटरनल डेट जो है वो हमारा 48.5% है। ये सारे का सारे मिला के जो है डेट बनाया जाता है, इंटरनल डेट, पब्लिक डेट और वो सारे के सारे डेट, और ये जो हो गया हमारे यहाँ पे टोटल डेट इस समय। ठीक है, तो थोड़ा सा एक दो एक्स्ट्रा चीज़ मैंने यहाँ पे डाल रखी है। तो एक्सटर्नल डेट क्या होता है? एक्सटर्नल डेट इज द मनी दैट ए कंट्री बोरोज। देखिए जब हम लोग किसी उधार लेते हैं फ्रॉम द सोर्स एक्सटर्नल, कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले सकते हैं, आईएमएफ से ले सकते हैं, है ना, वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं। तो जब हम इन इंस्टीट्यूशन से पैसा उधारी लेते हैं तो उसे एक्सटर्नल डेट कहा जाता है, जो कि कंट्री के ओवरऑल डेट का पार्ट बन जाता है। उसी तरह से हमारे पास इंटरनल डेट भी होता है, मतलब हमारा डोमेस्टिक भी होता है। जब हम लोग, जैसे जब गवर्नमेंट क्या करती है ना, जब वो बॉन्ड इशू करती है, ट्रेजरी बिल इशू करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, तो हम लोग पब्लिक से पैसा उठाते हैं। पब्लिक से भी उठा सकते हैं, बैंकों से भी उठा सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल डेट। और दोनों के मिलने से बनता है टोटल डेट। तो इस समय इंडिया का टोटल डेट काफ़ी हाई है। तो यही रेटिंग एजेंसी बोल रही हैं कि भैया इंडिया का जो टोटल डेट है वो है काफ़ी ज़्यादा। इंडिया का फिजिकल डेफिसिट भी जो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया की रैंकिंग को कर दिया है कम। उसके अलावा रेटिंग एजेंसी से ने ये भी कहा कि इस बार इंडिया के बजट में फिस्कल कंसोलिडेशन को लेकर जो है ज़्यादा बातें नहीं कही गई। फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है उसके लिए भी मैंने अलग से एक स्लाइड डाल रखी है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, फिस्कल
और ये है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है स्टेबल, है ना। आज जिसको कंसोलिडेट करते हो, जोड़ के देखते हो, तो फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है, इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे गवर्नमेंट की फिस्कल हेल्थ, मतलब जो पैसे की लेन देन होती है, फिस्कल मतलब वही इनकम, रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर, है ना, टैक्सेशन, उस सबको फिस्कल बोलते हैं। इससे फिस्कल हेल्थ का पता चलता है। फिस्कल कंसोलिडेशन इज अ रिडक्शन इन द ओवरलाइन फिस्कल डेफिसिट। अगर किसी कंट्री का फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वहाँ पे फिस्कल कंसोलिडेशन अच्छा नहीं है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि जब किसी कंट्री के एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। अगर आपका खर्चा ज़्यादा है, आपकी इनकम कम है, इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है। और जब आपके खर्चे आपकी इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिस्कल कंसोलिडेशन कमज़ोर हो जाता है। तो हम लोगों को अपनी कंट्री का फिस्कल कंसोलिडेशन को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिस्कल डेफिसिट को कम करना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट को कैसे कम कर सकते हो? दो चीज़ों से कम कर सकते हो। या तो अपने खर्चे कम कीजिए या फिर अपनी इनकम बढ़ाइए, दोनों तरीके से हो सकता है। तो सरकार क्या करती है? खर्चे भी कम करती है और इनकम बढ़ाने के साधन भी ढूंढती है। इनकम जैसे टैक्सेबल इनकम, ज़्यादा लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिया, नई चीज़ों के टैक्स के अंदर इंक्लूड कर दिया, तो सरकार की इनकम बढ़ जाती है। एक्सपेंडिचर सरकार कम कर देती है, जैसे मान लो मनरेगा के लिए पैसा कट कर दिया सरकार ने, हेल्थ के लिए पैसा खर्च कर दिया, कम कर दिया, डिफेंस के लिए जो अलॉटमेंट थी उसको कम कर दिया। इससे सरकार के खर्चे कम हो जाते हैं। इससे होता है फिस्कल कंसोलिडेशन। और हमारी कंट्री में एक एक्ट है जिसे कहा जाता है FRBM एक्ट, यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है। इसके तहत सरकार को फिस्कल कंसोलिडेशन करना पड़ता है। इसके तहत सरकार जो है पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये बताती है कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा रिवेन्यू डेफिसिट कितना होगा, फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, वो सारी सारी चीज़ें फिक्स की जाती हैं। तो थोड़ा सा आप FRBM एक्ट के बारे में ज़रूर पढ़ें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो इसको आपको जो है मैं सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपने खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें क्लास में यहाँ पे होना पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज़ तो फिर चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी और वो इधर से उधर जाने लगेंगी, फिर आपको वो भी समझ नहीं आएगा जो करवाना था। तो बेसिकली रेटिंग एजेंसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल था। रेटिंग एजेंसी ने इंडिया की एजेंसी रेटिंग को कम कर दिया है। उनका कहना है कि इंडिया का डेट टू GDP वो है काफ़ी ज़्यादा हाई, जिसकी वजह से इंडिया में फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट भी इम्पैक्ट हो सकती हैं। लेकिन भारत की सरकार का कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया का जो डेट टू GDP रेशियो है वो USA से और जापान से, इवन बहुत सारी कंट्री से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ये बस पूरे का पूरा मामला था। अगली जो छोटी सी न्यूज़ आती है दोस्तों, आती है हरियाणा से। हरियाणा की सरकार जो है एक एंटी कन्वर्जन बिल पास करने वाली है। ड्राफ्ट बिल पेश हो गया है, जल्दी ही वो उसको असेंबली में भी लाया जाएगा, उसको पास किया जाएगा। उसके बारे में ही थोड़ा सा आर्टिकल है, आप इसको भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। देखिए उनका कहना है कि वैसे तो हर इंसान को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपना धर्म को फॉलो करने की पूरी आज़ादी है, उसको प्रोपगेट कीजिए, प्रोफेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी के धर्म को रोकते हो या उसको कन्वर्ट कराते हो थ्रू मिस इंटरप्रिटेशन, ज़बरदस्ती, है ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्सन, अल्योरमेंट ऑफ एनी टाइप, है ना, जैसे आपको जॉब दे दिया जाएगा, आपकी शादी करवा दी जाएगी, अगर इस तरह की चीज़ों के प्रलोभन जिसको बोलते हैं हिंदी में, अगर प्रलोभन देके किसी का धर्म चेंज करवाया जाएगा तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। तो अभी तो सिर्फ ये ड्राफ्ट जो है वो आया है और इसको कैबिनेट ने पास किया है। अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आएगा, फिर इसको पास किया जाएगा। तो ये जो थोड़ा सा आप इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और तो कुछ खास इसमें है नहीं। जब यहाँ ये बिल पास होगा, कोई ना कुछ इसके ऊपर एडिटोरियल वगैरह आएगा, तब इसको देख लेंगे। रिस्टोर 27% OBC कोटा सेज महाराष्ट्र पैनल। पुरानी न्यूज़ है, नई न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मामला कुछ ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए महाराष्ट्र में चलने वाले हैं लोकल इलेक्शंस, है ना, और लोकल इलेक्शंस के अंदर SC ST को लेकर दिक्कत नहीं है। SC ST को तो दिया ही जाता है रिजर्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे थी OBC कोटा की। तो OBC कोटा में महाराष्ट्र की सरकार ने एक्चुअली 27% कोटा दे दिया था OBCs को। अब ये जो कोटा दिया था रिजर्वेशन महाराष्ट्र की सरकार ने लोकल बॉडीज़ में, वो बिना किसी स्टडी के दिया था। मतलब इन्होंने पैनल वैनल कुछ बनाया नहीं था। और अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, अगर आपको लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन देना है OBCs को, तो उसके लिए आपको एक पैनल बनाना पड़ेगा। वो पैनल स्टडी करेगा, स्टडी करने के बाद अपनी जो है अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, अपने जो स्टडीज़ की जो हैं, उसको जमा करवाएगा और उसको बताएगा, प्रूफ करेगा कि हाँ भैया इतनी रिक्वायरमेंट है कि ये जो पर्टिकुलर OBC कास्ट है ये एक्चुअली में अंडर रिप्रेजेंटेटेड है। ये जो है वो बताएगा, उसके बाद ही स्टेट गवर्नमेंट कोटा दे सकती है। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने ऐसा नहीं किया था, कमीशन विमीशन बनाया नहीं था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने OBC के रिजर्वेशन को कर दिया था रद्द, इसको कैंसिल कर दिया था।
और ये कहा था कि जो ओबीसी की सीट है ये सारी की सारी जनरल कैटेगरी में शिफ्ट की जाए। ये जो है पूरा मामला काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, जिसको आपको मैंने 3-4 बार ऑलरेडी में हम लोग करवा चुके हैं, राइट। लेकिन फाइनली महाराष्ट्र की सरकार ने जो है कमीशन बनाया, महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन। इसने अभी अपनी इंटरिम रिपोर्ट जमा करवा दी है और उस इंटरिम रिपोर्ट के अंदर इस कमीशन ने रिकमेंड किया है कि 27% कोटा जो पहले महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने दिया था वो बिल्कुल सही था और उसको कंटिन्यू किया जाए। और ये जो है रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जमा करवा दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर क्या डिसीजन लेता है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। हाँ, इस कमीशन को डेटा मिला कहाँ से? क्या इन्होंने घर घर जाके सर्वे किया? नहीं, इन्होंने जो सर्वे के लिए डेटा कलेक्ट किया है वो किया है सरल से और UDISE से। ये लोग क्या करते हैं, जो स्कूल्स वगैरह में एडमिशन्स होते हैं बच्चों के, वहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं वहाँ से, और कुछ इधर उधर से जो है, जो इधर बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं छोटे मोटे, वहाँ से ये लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। और वहाँ से डेटा कलेक्ट करने के बाद ये पता चला कि महाराष्ट्र में जो टोटल ओबीसी पॉपुलेशन है वो है 38%। लेकिन ये रिजर्वेशन कितना बोल रहे हैं? 27%। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तहत इंदिरा साहनी केस के तहत ओवरऑल रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं जा सकता, इसलिए ये ओबीसी के लिए 27% होगा और बाकी बचा हुआ 23% वो आपका SC और STs के लिए आ जाता है। ये जो है पूरे का पूरा मामला यहाँ पे बनता है और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये जाएगा, वो इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, तब इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में कर सकते हैं। चलिए, अगली जो न्यूज़ आती है दोस्तों वो कहाँ से आती है? वो आती है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में आपको सभी को पता ही है कि बहुत समय से नीट को लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि नीट को आप कैंसिल कर दीजिए, नीट से मेरे बच्चों को नुकसान होता है। इवन महाराष्ट्र की सरकार ने कुछ समय पहले कमीशन भी बनाया था और उस कमीशन ने भी यही कहा था कि नीट की वजह से जो मतलब जो स्टेट्स में जो स्टूडेंट हैं खासकर तमिलनाडु में, उनको नुकसान हो रहा है। सरकार का कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नीट की वजह से बेनिफिट होता है बच्चों को, खासकर जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, गरीब तबके से आते हैं, उनको बेनिफिट होता है। ऐसा सेंटर का आर्गूमेंट है और सेंटर के आर्गूमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है और इसलिए अभी पूरे इंडिया में जो है वो नीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। ये आप सबको पता है ना। चाहे वो स्टेट कॉलेज भी क्यों ना हो, चाहे वो सेंट्रल कॉलेज क्यों ना हो, किसी भी तरह का कॉलेज हो, अगर आपको अंडर ग्रेजुएट मेडिकल में एडमिशन लेना है तो आपको नीट के थ्रू ही जाना पड़ता है। तो बेसिकली इस पहले क्या होता था, हर स्टेट अपना अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे और AIPMT तो होता ही था, है ना। तो ये अभी ये सभी को कैंसिल करके एक ही एग्ज़ाम होता है जिसे कहा जाता है नीट। तो महाराष्ट्र की सरकार जो है इसी को लेके थोड़ा सा दिक्कत में है और ये बातें हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, पुराना टॉपिक है ये। हाँ, तो ये मामला दोबारा क्या बनता है? दोबारा ये मामला इसलिए बनता है कि महाराष्ट्र बोल निकल रहा है मेरे मुंह से बार बार। तमिलनाडु की सरकार ने एक बिल दोबारा से दिया है। पहले तमिलनाडु की सरकार ने नीट वाले बिल को गवर्नर को दिया था, गवर्नर ने वो बिल वापस रिटर्न कर दिया था। तो रिटर्न करने के बाद वो बिल कहाँ पे आया? दोबारा से तमिलनाडु असेंबली में आया। तमिलनाडु की असेंबली ने अभी इसको एक और बार दोबारा से एडॉप्ट कर लिया, ठीक है, एडॉप्ट कर लिया और उसको दोबारा से गवर्नर को भेजा है। और ये बिल क्या कहता है? ये बिल कहता है कि नीट को कैंसिल कर दीजिए। तमिलनाडु का कहना है कि हम लोग अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करवाएंगे जैसे पहले करवाते थे। तो ये पूरे का पूरा बिल गया है अभी गवर्नर के पास, ठीक है। तो पहले भी ये गवर्नर के पास गया था, गवर्नर ने इसको रिटर्न कर दिया था, लेकिन जब ये दोबारा गवर्नर के पास जाएगा तो अब क्या मामला बनेगा? देखिए, थोड़ा आपको मैं ऐसे बता देता हूँ। तमिलनाडु की सरकार ने एक बिल पेश किया था। अब आपको पता है कि कोई भी बिल एक्ट बनने के लिए गवर्नर के सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है या फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बिल गया था गवर्नर के पास, गवर्नर ने इसको जो है तमिलनाडु की असेंबली को वापस रिटर्न कर दिया था। अभी दोबारा से तमिलनाडु की असेंबली ने इसको दोबारा से पास किया है। तो पास करने के बाद ये अभी वापस फिर से गवर्नर के पास आएगा। अब गवर्नर के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ये पूरा आर्टिकल बेसिकली उसी के बारे में है, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। तो ये नीट को लेके जो है पूरा एग्जाम था। इंडिया में जो इंडिया मेडिकल काउंसिल इंडिया एक्ट है उसका सेक्शन जो 10D है, ये कहता है कि नीट जो है वो मैंडेटरी है और 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब देखिए हमारा मामला बनता क्या है। मामला ये है कि आर्टिकल 200 के तहत, अंडर आर्टिकल 200 क्या कहता है? आर्टिकल 200 वो कहता है कि ये बात करता है अबाउट द पावर ऑफ गवर्नर विद रिगार्ड टू द एसेंट गिवन टू द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर।
मतलब अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर कोई कोई बिल पास करता है तो वो बिल कहाँ जाता है, गवर्नर के पास जाता है। अब गवर्नर के पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। गवर्नर उसको पूरी तरह से रिजेक्ट भी कर सकता है उस बिल को, गवर्नर उसको जो है वापस रिटर्न भी कर सकता है रिकमेंडेशन के लिए, और गवर्नर जो है उसको जो है विदहेल्ड भी कर सकता है। मतलब विदहेल्ड समझ लीजिए रिजेक्ट कर सकता है और पास भी कर सकता है। ये तो तीन ऑप्शन होते हैं आपके गवर्नर के पास एक बार जब बिल गवर्नर के पास जाता है तो। ठीक है, आर्टिकल 201 क्या कहता है, कहता है इट टॉक्स अबाउट द बिल रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन। उसको रिजर्व भी कर लेता है। गवर्नर के पास एक और ऑप्शन होता है वैसे यहाँ पे, गवर्नर उसको प्रेसिडेंट को भी भेज सकता है उस बिल को, अगर गवर्नर को लगता है कि उसको प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे गवर्नर के पास जो है एब्सोल्यूट वीटो होती है। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब यह है कि वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। सस्पेंसिव वीटो होती है। सस्पेंसिव वीटो का मतलब ये होता है कि वो उसको दोबारा से लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेज सकता है रिकमेंडेशन के लिए। ध्यान रखो, हमारे गवर्नर के पास जो है पॉकेट वीटो नहीं होती, इस चीज को ध्यान रखना है। पॉकेट वीटो नहीं होती है। पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है कि एक बार अगर बिल गवर्नर के पास चला गया तो उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेते, ना तो उसको कैंसिल करते और ना ही उसको पास करते। उस केस में उसको बोला जाता है पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है, गवर्नर के पास नहीं होती। गवर्नर के पास सिर्फ दो वीटो होती हैं, एब्सोल्यूट वीटो, या तो उसको कैंसिल कर दीजिए या पास कर दीजिए, ठीक है, और सस्पेंसिव वीटो मतलब उसको वापस रिकमेंडेशन के लिए भेज दीजिए। मनी बिल वाले केस में गवर्नर के पास सस्पेंसिव वीटो भी नहीं होता। अगर गवर्नर के पास मनी बिल जाता है तो गवर्नर को अपना एसेंट देना ही पड़ता है, ये उसकी मजबूरी है। अब देखिए क्या कहता है, विद रिस्पेक्ट टू द बिल इंट्रोड्यूस टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर के पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, या तो उसको वो ऐसे विदहेल्ड कर सकता है ना, उसको रोक सकता है, उसको वापस भेज सकता है, या फिर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख सकता है, तो उसको प्रेसिडेंट को भेजेगा। और एक बार अगर बिल प्रेसिडेंट के पास चला गया उसके बाद गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है। इस बात को समझो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से गवर्नर के पास, गवर्नर उसको भेजेगा रिकमेंडेशन के लिए, वो तो एक अलग मामला है। लेकिन अगर गवर्नर ने उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया तो उसके बाद गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है, सीधा रोल होता है प्रेसिडेंट का। अब प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी उसको जो है पास भी कर सकता है, प्रेसिडेंट की मर्जी है। प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है उसके वो पॉकेट वीटो भी यूज़ कर सकता है। अब ये प्रेसिडेंट की मर्जी है। इवन प्रेसिडेंट उसको दोबारा से रिकमेंडेशन के मतलब उसको जो है रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकता है स्टेट असेंबली को वापस। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं प्रेसिडेंट के पास भी, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं गवर्नर के पास भी, लेकिन कंपैरेटिवली गवर्नर के पास थोड़े से कम ऑप्शन होते हैं। ये बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो लिखा हुआ इसके अंदर प्रेसिडेंट जो है वो एब्सोल्यूट पावर को एंजॉय करते हैं। फर्दर द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज द पॉकेट वीटो भी स्टेट लेजिस्ले तो स्टेट लेजिस्लेचर वाले केस में प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे जो बताई गई है वो ये है कि अभी तमिलनाडु की असेंबली ने इस बिल को वो वापस गवर्नर को भेजेंगी। तो अब गवर्नर की मजबूरी है कि वो उसको पास करेगा ही करेगा, गवर्नर उसको मना नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आपको जानने की जरूरत है कि तमिलनाडु जो है अभी एक ऐसे विषय के ऊपर, ऐसे टॉपिक के ऊपर बिल बना रहा है जो कि कंकरेंट लिस्ट में है। कंकरेंट लिस्ट, और कंकरेंट लिस्ट में अभी सेंट्रल का कानून है। तो सेंटर में जब कानून सेम चीज़ के ऊपर कानून होता है और कोई भी स्टेट अगर सेम टॉपिक के ऊपर कानून अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में भी पास कर देता है तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा ही जाएगा। तो अभी ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, है ना। तो कंकरेंट का मतलब क्या होता है, कंकरेंट में सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर सेंटर वाले ने कानून बनाया हुआ है तो स्टेट वाले कानून जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, सेंटर वाला कानून ही यहाँ पे काम करता है। तो नीट वाले केस में ऑलरेडी सेंटर के का लॉ है हमारे पास, तो स्टेट का लॉ अगर इसको प्रिविलेंट करना है तो अभी ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट जो है इसके ऊपर चर्चा करेगा, वो सब चीज़ें होंगी तब जिसको देखा जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसे केस होते हैं जिस केस में गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए बिल को कंसिडर करता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जैसे हाई कोर्ट की पावर के अंदर कुछ अगर चेंज हो रहे हैं, डीपीएसपी को लेके कुछ हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ों में गवर्नर प्रेसिडेंट के पास उन बिल को भेज सकता है,
ठीक है। थोड़ा सा आप गवर्नर को लेके कुछ प्रोविजंस यहाँ पढ़ सकते हो, आर्टिकल 154, आर्टिकल 163, आर्टिकल 164। इसी मामले में हमारे पास कुछ एमसीक्यूज भी हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, डॉक्यूमेंट आपके पास आपको मिल ही जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे देंगे, वहाँ से डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कीजिए। ये 1, 2, 3, 4 और 5 5 एमसीक्यूज हमारे पास हैं। तो सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा कि एकदम अच्छे से कमेंट करिए। आपकी लक्ष्मीकांत में सभी आंसर्स मिल जाएंगे आसानी से। लक्ष्मीकांत में इस टॉपिक को पढ़िए, इनका आंसर दीजिए। जितना बढ़िया आप आंसर दोगे ना, तो वो जो बेस्ट आंसर्स के जो बच्चों के नाम होंगे वो कल मैं अनाउंस करूँगा, और इनके आंसर भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको देखिए, अभी कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, क्योंकि यही मेहनत आपकी बाद में एग्जाम में भी काम आएगी। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर। आज का एडिटोरियल सेक्शन कहता है एग्रीकल्चर के बारे में कहता है, क्योंकि देखिए अभी अभी हम लोगों ने बजट पेश किया है, तो एग्रीकल्चर या कोई और डिपार्टमेंट सभी इंपॉर्टेंट हो ही गए हैं। तो बजट 2022-2023 के अंदर क्या है, हमारा जो एग्रीकल्चर इस बार अलॉटमेंट किया गया है वो है हमारा टोटल 4.4%। और इस समय इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, 5.5 to 6%। तो आप सोच सकती हो कि हमने जो एग्रीकल्चर की अलॉटमेंट की है वो हमारे इन्फ्लेशन रेट से भी कम है। तो इसका मतलब ये अलॉटमेंट लगभग ज़ीरो ही हो गई। अरे भैया, जितना आप वहाँ पे खर्चा कर रहे हो उससे ज़्यादा तो महंगाई है। तो ओवरऑल तो ये नेगेटिव में ही चला गया। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कहना है दैट इंडिया इज अमंग द टॉप 10 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन एग्रीकल्चर। दुनिया की उन 10 टॉप कंट्री में इंडिया है जहां की सरकारें एग्रीकल्चर के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा करती हैं। तो हमारी सरकार अपने टोटल एक्सपेंडिचर का लगभग 7.3% एग्रीकल्चर के ऊपर खर्चा करती हैं। आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा, 7.3 काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, जैसे नेपाल, मलावी, भूटान, चाइना, इनके कंपैरिजन में इंडिया अभी भी काफ़ी कम करता है। ये सभी कंट्री लगभग 10% या इससे ज़्यादा खर्चा करती हैं स्पेंडिंग के ऊपर। अब यहाँ पे सोचने की वाली बात ये है कि यार इंडिया एक अग्रेरियन इकोनॉमी है। हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो लगभग 50% से ज़्यादा तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बावजूद भी हम लोग इतना कम एक्सपेंडिचर करते हैं। एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, जो क्या मेज़र करता है, जो मेज़र करता है कि सरकार जितना एग्रीकल्चर के ऊपर स्पेंड करती है उससे जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन होता है। मान लो सरकार अगर 100 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर के ऊपर खर्चा कर रही है, तो इस खर्चे में से कितना परसेंट हम लोग जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये मेजर करता है एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स। और एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स में इंडिया इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री। इसका मतलब ये है कि जितना पैसा हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर खर्चा करते हैं वो बहुत ज़्यादा तो सिर्फ और सिर्फ कंजप्शन में ही चला जाता है। हम लोग उससे कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। कंजप्शन इन द सेंस आप देख लीजिए कि जैसे हम लोग सब्सिडीज वगैरह देते हैं, वो सब कंजप्शन में चला जाता है, प्रोडक्शन में जाता ही नहीं अकॉर्डिंग टू दिस। जबकि जो सरकार खर्चा करती है एग्रीकल्चर के ऊपर वो प्रोडक्शन के अंदर जाना चाहिए, तभी तो रैंक ऊपर आएगा। ये यहाँ पे थोड़ी सी चिंता का विषय है हमारे लिए। जबकि जो दूसरी कंट्री हैं, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि उन कंट्री में एफिशिएंसी बेटर है। वो लोग जितना एग्रीकल्चर के ऊपर खर्चा करते हैं उससे उनको रिटर्न मिलता है, लेकिन हम लोग जो एग्रीकल्चर के ऊपर खर्चा करते हैं हमें रिटर्न नहीं मिलता। इसलिए तो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन इतना कम है इंडियन एग्रीकल्चर में, राइट। चलिए, तो अगर हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो चाइना का जो इंडेक्स है विच इज़ मच मच बेटर देन इंडिया। इवन जैसे कोरिया का एग्जाम्पल दिया गया, इन्होंने जाम्बिया का एग्जाम्पल दिया गया, वो भी इंडेक्स में इंडिया से बहुत ऊपर है। अगर हम लोग टोटल प्रोडक्शन की बात करें इंडिया में, या प्रोडक्टिविटी की बात करें, इंडिया के अंदर 3282 किलोग्राम पर हेक्टेयर पैदा होता है, सीरियल्स पैदा होते हैं, ठीक है, जो मोटा अनाज होता है। जबकि एशिया की ओवरऑल एवरेज कितनी है, लगभग 4300। तो हम लोग यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है इट इज़ मच मच लेस देन द रेस्ट ऑफ द एशिया। इससे यही पता चलता है कि जो हम लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर उससे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रही है, वो सिर्फ कंजप्शन में ही खर्चा हो रहा है।
और अगर आप ईस्टर्न एशिया का एग्जांपल लो तो भैया यहाँ पे तो प्रोडक्शन देखो कितनी है, 6,000 से भी ज़्यादा है, तो लगभग इंडिया के डबल है। तो समझ लो आप कि 1 एकड़ ज़मीन में इंडिया जो है वो 3,300 किलोग्राम लगभग सीरियल पैदा कर रहा है, जबकि ईस्टर्न एशिया कितने पैदा कर, कोरिया का एग्जांपल अगर हम यहाँ बोले, कोरिया जो है उतने ही खेत में सेम एक ही उसमें हेक्टेयर में लगभग 6,400 पैदा कर रहा है। डबल प्रोडक्टिविटी है उनकी हमसे। क्यों प्रोडक्टिविटी है? क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर वो जो भी इन्वेस्ट करते हैं, स्पेंडिंग करते हैं, वो प्रोडक्शन में बेनिफिट कर रहा है, हम लोग उसको कंजम्पशन में खा पी रहे हैं। अब बात करें अगर बजट की, देखिए चाइना के भी हमसे बहुत ज़्यादा है पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, है ना, तो सभी का हम लोगों का से ज़्यादा है, तो इंडिया यहाँ पे काफ़ी पुअरली परफॉर्म कर रहा है। तो बजट क्या कहता है? बजट में देखिए हम लोगों ने क्या किया, जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी या जो एमएसपी स्कीम थी, उसमें हम लोगों ने अपने बजट एलोकेशन को कम कर दिया। उसके अलावा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण जो अभियान हम लोगों ने चलाया था, आपको पता है पिछले साल जो इसकी अलॉटमेंट थी वो थी 1,500 करोड़ रुपए। इस बार इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही अलॉटमेंट कर दिया गया। भैया 1 करोड़ रुपए तो मुकेश अंबानी 1 मिनट में कमा लेते हैं। तो सिर्फ इतना ही पैसा हम लोगों ने इस स्कीम को अलॉट किया है, जो कि काफ़ी एक बड़ा ही एकदम मजाक कर रहे हैं, मतलब लगभग वो हमारे साथ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्सीज टू द स्टेट्स, तो जो राज्य सरकारों को जो पल्सीज दिया जाता था वेलफेयर स्कीम्स वगैरह के लिए, उसका भी हम लोगों ने अलॉटमेंट इस बार बजट में कम कर दिया है। उसके अलावा रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट का भी बजट हम लोगों ने कम कर दिया है। पिछले साल ये 5.59% था, इस बार 5.23%, 5 जो है 0.23% है। तो जब हम लोग बजट एलोकेशन ही कम कर रहे हैं तो भैया इनकम कहाँ से होगा, और जब इनकम नहीं होगा तो इंडेक्स में हम लोग नीचे जाएंगे ही जाएंगे, है ना। चलिए, तो इनका कहना है कि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल कि सॉल्यूशन क्या है, हम लोग फार्मर्स की इनकम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे ओवरऑल सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है। देखिए सॉल्यूशन आपके सामने है। कहता है द इंटेंसिफिकेशन इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग टुवर्ड द एग्रीकल्चर सेक्टर टू अटेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो उसको इंटेंसीफाई करने की जरूरत है, मतलब ऐसे सेक्टर के ऊपर फोकस करने की जरूरत है जहां से प्रोडक्शन इंप्रूव होता है रादर देन कंजप्शन। एक इन्होंने ये बहुत बढ़िया पॉइंट दिया है। दूसरा कहा है कि इरिगेशन फैसिलिटी के आप अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कीजिए और ये इरिगेशन की एफिशिएंसी भी बढ़ाइए। तो पहली बात तो जिन एरिया में इरिगेशन नहीं होता वहाँ इरिगेशन पहुँचाइए, और जहाँ पे इरिगेशन हो रहा है उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कीजिए। तो इसीलिए तो हम लोग इंटरलिंकिंग कर रहे हैं ऑफ रिवर्स, है ना, कैन बेतवा इंटरलिंकिंग प्लान हमारे पास है। फिर कहता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कीजिए, डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल हाईवेज, क्योंकि इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं होंगी। जो इंटीरियर एरियाज में जो फार्मर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को अर्बन एरियाज में मंडीज वगैरह में लेके आ सकते हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मार्केट्स, तो मंडी वगैरह को आप बढ़ाइए ताकि किसान वहाँ पे जाके एक्सेस कर सकें, उनको एमएसपी मिल सके, अपनी जो एक्सेस प्रोडक्शन है उसको बेच सकें। तो ये कुछ सोल्यूशन इन्होंने बताए हैं अगर इंडिया को अपनी फार्मर इनकम को इंक्रीज करना है। जनरल से सोल्यूशन है, कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, पहले से ही आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी। इसके अलावा कुछ और सोल्यूशन अगर आपके दिमाग में आता है तो वह भी आप बता सकते हो। कंक्लूजन इन्होंने कैसे लिखा है, दीज मेजर्स विल हेल्प टू will play a crucial role in enhancing farmers' access to the market and integrating small and marginal farmers into the agriculture supply chain to a greater extent। तो कहने का मतलब यह है कि जो बड़े फार्मर्स हैं उनकी दिक्कत हमें नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सप्लाई चेन का पार्ट है। दिक्कत वहाँ होती है जहाँ पे स्मॉल फार्मर्स होते हैं, क्योंकि वो मंडी और मार्केट से एक्सेस नहीं कर पाते, उनके साथ नहीं जुड़े होते हैं। तो अगर आप ये सारे के सारे मेजर्स लोगे तो छोटे किसानों को भी आप सप्लाई चेन का पार्ट बना सकते हो, जिससे हमारी ओवरऑल फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी। ये था आज का पूरा एडिटोरियल सेक्शन। उसके अलावा एक जो है इंडिया श्रीलंका को लेके एक आज का एक्सप्लेनर सेक्शन भी आया है, 2-3 उन्होंने आर्टिकल भी दिए हैं, और इंडिया श्रीलंका के रिलेशन को हम लोग बहुत डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बावजूद भी जो स्टूडेंट यहाँ पे नए आए हैं तो डेफिनेटली इस एक्सप्लेनर सेक्शन को पढ़ सकते हो, इन दोनों को छोड़ दो तो चलेगा। ये एक्सप्लेनर सेक्शन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो अपने न्यूज़पेपर से, है ना। चलिए दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही करेंगे, तो एक बार देख लेते हैं टॉपिक पूरे कवर हुए हैं कि नहीं हुए। ये कवर हो गए, वेरी गुड। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।